नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से बता दें आपको, रक्षा मंत्रालय ने कंटोनमेंट हाउस को भंग कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। कंटोनमेंट हाउस में चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। 1 साल के लिए बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने इसे भंग कर दिया है और कंटोनमेंट बोर्ड ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर ली है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको अंबाला से। यहाँ पर निगम के चुनाव भी होने हैं और अब कंटोनमेंट बोर्ड ने भी अपने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने 1 साल के लिए पहले इसका कार्यकाल जो है बोर्ड का वो बढ़ाया था। 1 जनवरी को ये कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने कंटोनमेंट हाउस को भंग कर दिया है, जिसके बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और अब कंटोनमेंट बोर्ड ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। जल्द ही यहाँ पर चुनाव होंगे। अब देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्रालय ने जो हाल ही में 1 जनवरी को 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया था, उससे अब भंग कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार के आम बजट से हर कोई निराश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उस पर अब कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक है और आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने आम आदमी को बजट से निराश किया है। जो चीजें बजट में सस्ती होनी चाहिए थी वो महंगी कर दी गई हैं। आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें सरकार द्वारा महंगी की गई हैं। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि पूरे बजट को देखने के बाद ये साफ हो गया है कि जिस तरह से सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहा जाता था, वो इस बजट ने साबित कर दिया है। उम्मीद तो इस बात की थी कि पिछले 65 दिन से अन्नदाता सड़क पे पड़ा है। उन किसानों के लिए कोई राहत भरी खबर आज बजट एस्टीमेट के अंदर सरकार देगी। परंतु खेती पे जितना पहले खर्च होता था उससे भी घटा दिया। सिर्फ ये कह के कि हम दुगनी आमदन कर देंगे, करेंगे कैसे? आमदन तो दुगनी 2 ही तरह से हो सकती है, या तो लागत घटे या दूसरी फसलों के रेट बढ़े। लागत लगातार बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल आज कितने महंगे रेटों पर चला गया। अब तक के जब से देश आजाद हुआ है सबसे मैक्सिमम रेट पे, और उम्मीद थी कि इसमें कुछ टैक्स घटाकर उनमें राहत करेंगे, उनमें कोई राहत नहीं थी। आम आदमी को कोई राहत नहीं। गैस महंगी कर दी जो हर एक के इस्तेमाल की चीज है। सोना सस्ता कर दिया जो अमीर लोग खरीदते हैं। गरीब आदमी के जो चीज है वो सारी की सारी महंगी कर दी। नए कृषि कानूनों का विरोध किसानों द्वारा लगातार जारी है। आंदोलन भी अभी जारी है और उसके बाद अब किसानों ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर के नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर देश भर में किसानों के जत्थे को पहुंचना जारी है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस भी राजधानी की किलेबंदी में जुट गई है। किसान दिल्ली में ना घुस पाएं, इसलिए कुंडली बॉर्डर पर 4, टिकरी बॉर्डर पर 7 और गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसान एकता मोर्चा समेत 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए। इन पर फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट और हैशटैग चलाने का आरोप है। हालांकि बाद में किसान एकता मोर्चा का अकाउंट चालू कर दिया गया था। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन है, उसमें अब सरकार लगातार एक्शन में है और गृह मंत्रालय ने तीनों सीमाओं पर इंटरनेट बैन मंगलवार रात तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा के 7 जिलों में भी इंटरनेट पर रोक 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि नेट बंद कर और ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर बोलने की आजादी छीनी जा रही है। ये वार्ता का माहौल नहीं है। सरकार ने कृषि बजट कम कर अपनी मंशा दिखा दी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि क्षेत्रों के लिए एक अलग बजट होना चाहिए। बता दें कि कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट, SMS और डोंगल सेवाओं पर रोक 2 फरवरी यानी आज शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाई गई है। शुरू में 17 जिलों में ये रोक लगाई गई थी। उनमें से 3 में रविवार और 7 जिलों में सोमवार को ये सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करने के विरोध में कंडेला के लोगों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे पर जाम भी लगाया। वहीं दहेज समाज के लिए कितना खतरनाक है ये आप सभी जानते हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कोई बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो जाए। दहेज का दंश झेलते झेलते बेटियों को मौत प्यारी होने लगती है। इसी के बाद एक इसकी बानगी रेवाड़ी में देखने को मिली है, जहां एक नवविवाहिता दहेज के दानवों की बलि चढ़ गई है। बता दें कि 21 वर्षीय युवती के 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही नवविवाहिता से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नवविवाहिता के पति और सास समेत ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले युवती ने अपने मामा को फोन कर दहेज प्रताड़ना की बात कही थी।
नवविवाहिता लगातार दहेज की शिकायत कर रही थी, लेकिन अब मात्र शादी के 1.5 महीने बाद ही युवती ने अब मौत को गले लगा लिया। जी कल सूचना मिली थी शाम के समय आगे की लड़की प्रिया नाम की कतौपुर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस सूचना पर मौके पहुंचे तो मृतका की माता, भाई, मामा व सास ससुर वहाँ घर पर आते मिले, जिन्होंने बताया आज भी लड़की ने गले में चुन्नी लगाकर पंखे के लटक कर फांसी खाई है। मौत के कारणों का भी कुछ खुलासा नहीं है। मेन बात यही आई है अभी दहेज के लिए तंग व परेशान कराया। वहीं यमुनानगर की एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरियाणा के पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद संजीव को एसटीएफ की टीम ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी संदीप मेरठ में बाबा बनकर रह रहा था। आरोपी संजीव ने 2018 में फर्जी दस्तावेज पर यमुनानगर के बिलासपुर के गांव चगनौली के पते पर 28 दिन के पैरोल ली थी। इसके बाद ये वहां से फरार हो गया था। इस मामले में जून 2018 में बिलासपुर पुलिस ने कुरुक्षेत्र जेल डिप्टी अधीक्षक की शिकायत पर केस भी दर्ज किया था। इसमें संजीव की पैरोल कराने में शामिल 5 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया था। तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। जिला पुलिस ने केस एसटीएफ को ट्रांसफर किया और इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि आरोपी संजीव की तलाश के लिए टीम लगातार जुटी हुई है। उन्हें सूचना मिली थी कि वो मेरठ में छिपकर रह रहा है। वहां पर रेड की गई और टीम ने उसे वहां से काबू कर लिया है। अब उसे जिला यमुनानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमारा पैरोल जंपर था 2018 में, ये पैरोल जंप करके भागा था और ये पैरोल भी इसने नकली कागजात तैयार करके ली थी, जिससे संबंधित मुकदमे 116 नंबर मुकदमा पीएस बिलासपुर में दर्ज है। इसको हमने मेरठ से आज रात को काबू किया है। ये बहुत ही चर्चित हत्याकांड था रेलू राम पुनिया का, जिसमें इसने और इसकी जो धर्मपत्नी उन्होंने जहर देकर पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। उस मामले में इनको पहले तो फांसी से दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर वो सज़ा अपना उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। उसी संबंध में 2018 में पैरोल पे आके उस दिन से फरार था। बिलासपुर में 116 नंबर मुकदमा दर्ज है। तो पैरोल जंप करने का है, जिसको प्रिजनर एक्ट में आता है, गुड प्रिजनर एक्ट 8-9, और एक नकली कागजात के लिए 467, 68, 71 आईपीसी की धारा में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। वहीं प्रदेश में सोमवार को रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। वहीं करनाल में ये 4 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। नारनौल में ये 27 डिग्री पर पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 5 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावना है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान बढ़कर 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद फिर ठंड लौटेगी और रात का पारा गिरेगा। बसंत पंचमी के बाद ठंड से राहत की उम्मीदें हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी में दिल्ली में शीतलहर के 7 दिन दर्ज हुए, जो 2008 के बाद सर्वाधिक हैं। तब ऐसा 12 दिनों तक हुआ था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।